नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये ज्ञात है कि इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती विषय राजनीति विज्ञान की मैंने यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ की हुई हैं। आज इसी कड़ी में आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका जो सेशन ए है उसमें एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक दिया हुआ है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की अगर बात करें, भारतीय जो राजनीतिक विचारक की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है या कहें जो शख्सियत की जो हम बात करेंगे वो कौटिल्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कौटिल्य से संबंधित आज की हमारी क्या रहेगी, पूरी ये सीरीज रहेगी। इसमें आपके एमसीक्यू आपके सामने रखूँगा और कोशिश ये रहेगी कि उसको विस्तरित आपको बता सकूँ। तो आई होप जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़ गए हैं तो निश्चित रूप में इन प्रश्नों को आप अटैम्प्ट करते हुए चलेगा और ये लेके चले कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। बेसिकली आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, मैं ये कहूँगा कि आप इन क्वेश्चनों को निश्चित रूप में अटैम्प्ट करिएगा और ये सोच लीजिए जो पहला ही जो ये सेशन है ना, यहाँ से आपके 35 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से आपके निश्चित रूप में बनने हैं। तो ये याद रखिए, तो यहाँ पर एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति विचारक कौटिल्य की बात करेंगे, अर्थशास्त्र और अन्य राजनीति विचारक के अंतर्गत हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि कौटिल्य के अनुसार राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। धर्म की रक्षा करना होता है या अर्थ की वृद्धि करना होता है, प्रजा का योग क्षेम होता है या राजा की शक्ति होता है। तो ये बता रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, जिसे भी आता है बताइए। दोस्तों, अगर आपने इसका आंसर पिक कर लिया होगा तो चलिए मिला लीजिए क्या सही है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका प्रजा का योग क्षेम होता है। मुझे कोई बच्चा ही बता सकता है कि योग क्षेम का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है, क्षेम का मतलब क्या हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए, इन सभी का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर मैं देखूं जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य के अनुसार अगर आप राज्य का अंतिम उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो ये अंतिम उद्देश्य का था, राजा केवल शक्ति या संपत्ति के लिए नहीं होता है। राजा कहीं ना कहीं अपने अपूर्व संपत्ति बना ले या वो शक्ति को वहन कर ले, ये इसके लिए नहीं होता है। ये याद रखिएगा, योगक्षेम का अर्थ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? राजा क्या कर जाए, प्रजा का पालन पोषण करता है और उसका संरक्षण करता है। और राजा का सुख किस में निहित होता है? वो जब प्रजा सुखी है तभी तो राजा सुखी होगा ना, तभी राजा का सुख निहित होता है। तो यदि प्रजा सुरक्षित और समृद्ध नहीं है, ये लेके चलिए, तो राजा भी असफल हो जाता है, राज्य भी कहीं ना कहीं असफल हो जाता है। यही जो विचारधारा कौटिल्य के कहीं ना कहीं हम कल्याणकारी राज्य की जो प्राचीन वक्ता के रूप में हम इनको बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं कौटिल्य ने राज्य की परिभाषा को बेहतर तरीके से गढ़ा है। तो उन्होंने हर एक छोटे छोटे चीज़ों को हमने देखा है। ठीक है, अब बात करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हो दूसरे नंबर का प्रश्न। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन में राजधर्म का मूल आधार क्या है? राजधर्म का मूल आधार क्या है कौटिल्य के आधार पर? वेद है या परंपरा है या व्यवहारिक नीति है या नैतिक आदर्शवाद है? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? थोड़ा सा उसको अपने मन में प्रश्न को समझने का प्रयत्न भी करिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है आपका व्यवहारिक नीति, इसको मानते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? जैसे कौटिल्य की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि राजधर्म की जब बात है, तो ये आदर्शवादी नहीं है। ये क्या है? बल्कि आपका जो व्यवहारिक है ना, ये क्या है? आप, मैं कह रहा हूँ कि आदर्शवादी नहीं है बल्कि ये व्यवहारिक है। ये जो नीति है, ये नीति की जो परिस्थितियां हैं उसके सापेक्ष अगर हम इस चीज़ को माने कि राजा को वही करना चाहिए जिससे कि वो राज्य सुरक्षित रहे और दृढ़ रहे और साथ ही नैतिकता भी कहीं ना कहीं राज्य हित में के अधीन होनी चाहिए, तो ये इसका मूल आधार होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रख रहा हूं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कौटिल्य के अनुसार राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? चलिए बताइए, आप बता सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? दोस्तों, अगर ये आपको श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और इसको साथ ही लाइक शेयर भी करेंगे। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो बता सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, निश्चित रूप में आपको आता होगा। जो बाहरी राज्य है या शक्तिशाली सामंत होता है या इंद्रिय विकार होता है या असंतुष्ट प्रजा होती है, तो सबसे बड़ा शत्रु क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ा जो शत्रु होगा वो ऑप्शन गौ आपका देखा है, इंद्रिय विकार ये होता है। अब इंद्रिय विकार क्या होता है, किस तरह? अब अगर हम देखें राजा के दृष्टिकोण से, अगर हम इसको देखें तो कौटिल्य ये मानते हैं कि जो राजा का जो पतन होता है ना, वो बाह्य शत्रु नहीं करता है। कोई बाहर से आकर राजा का
पतन नहीं करेगा, बल्कि क्या होता है, जो राजा के जो अवगुण होते हैं, जो दोष होते हैं, जो उसके दुर्गुण होते हैं, वही उसको क्या करता है, ले डूबता है। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे काम हो गया, मोक्ष हो गया, लाभ हो गया, या अहंकार की अगर बात करें, तो इसी संदर्भ में मैं आपको एक उदाहरण बेहतर देता हूं जिससे आपको समझने का प्रयत्न मिलेगा। जैसे हमने बात करें कि औरंगजेब की बात करते हैं, जितने भी उसके पूर्वज आते थे वो सभी साम्यवादी या संतुलन बना के चलते थे, समन्वय कहीं न कहीं स्थापित करते थे। मगर जो आपका औरंगजेब था, वो कहीं ना कहीं एक अहंकारी राजा के रूप में, और कहीं ना कहीं शक्ति के नशा के रूप में, विलासी राजा के रूप में अगर हम देखें, तो उसका जो पतन है उसी की वजह से हुआ। तो यहाँ पर बेसिकली जो कौटिल्य द्वारा ये कहा गया है कि राजा का सबसे बड़ा शत्रु जो क्या होता है, बाह्य शत्रु कभी भी नहीं होगा, उसका जो शत्रु होगा उसके जो अंदर जो अवगुण है उसी से होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि काम हो गया, मोक्ष हो गया, और लोभ हो गया, अहंकार, ये इंद्रिय विकार होता है कि हमारे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस घमंड में क्या होता है, राज्य को कमजोर कर देता है ये चीज़ें। और आत्म संचयन की अगर मैं बात करूं, तो उसे सुशासन की पहली शर्त ये मानना पड़ता है कि ये चीज़ें हावी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करेंगे चौथे नंबर के प्रश्न। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके सामने मैंने रख दिया है। तो चौथा नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है। हम बात करें कौटिल्य की, अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के ज्ञाता के रूप में भी हम इनको जानते हैं, तो अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है। नैतिक उद्देश्य है, युद्ध नीति है, राज्य की समृद्धि और सुरक्षा है, या धार्मिक अनुष्ठान है। तो बता सकते हैं चौथे नंबर का सही उत्तर क्या हो सकता है, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ इसका जो सही उत्तर आपके सामने मैं रखूँ तो ये है आपका, आपने अगर पिक कर लिया होगा तो ये राज्य की समृद्धि और सुरक्षा है। ठीक है, अब ये किस दृष्टिकोण से उनका ये कहना है कि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या माना गया। अगर अर्थशास्त्र में हमने आपने पढ़ा होगा कि भैया ये धर्म या धन का विज्ञान नहीं है, मगर आज की डेट में अगर हम इसकी परिभाषा कॉल मैकाले की अगर मैं बात करूँ तो कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो इसी तरह के अगर देखें तो अर्थशास्त्र केवल क्या है, धन का ये ग्रंथ नहीं माना है, ये क्या है, राज्य की जो आंतरिक जो व्यवस्था होती है ना, आंतरिक मतलब उसके अंदर की जो व्यवस्था, जो जिस तरीके से राज्य को संचालित करने की जब हम बात करते हैं, तो प्रशासन या फिर उसके जो कार्य होते हैं, जो लगान वसूला जाता है, जो सेना होती हैं, जो गुप्तचर होते हैं, और साथ ही जो विदेश नीतियाँ का समग्र क्या है, कहीं ना कहीं एक ग्रंथ के रूप में हम इसको अर्थशास्त्र को मानते हैं। और इसका जो बेसिकली आप इसका फंडामेंटल इस चीज़ को देखोगे ना, इसका जो राज्य का जो उद्देश्य होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है भैया, कि राज्य को कहीं ना कहीं शक्तिशाली और स्थिर बनाना होता है। तो याद देखिएगा, अर्थशास्त्र का मुख्य विषय यही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाँचवें नंबर का प्रश्न। आपके पाँचवें नंबर का प्रश्न आपके सामने मैं ये रख रहा हूँ, इसको भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। कौटिल्य के अनुसार दंड का वास्तविक कार्य, कौटिल्य के अनुसार दंड का वास्तविक कार्य क्या है, ये आपको पता है। दंड का वास्तविक कार्य क्या है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अपराधियों को दंडित करना होता है, या भय उत्पन्न करना होता है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना होता है, या राजा की शक्ति दिखाना होता है। तो ऑब्वियसली मैं अभी सरल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ जो आपके बन सकते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में इसका जो सही उत्तर होगा वो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना होता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना होता है, दंड का वास्तव आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि दंड आपने बस लगा दिया। आपके इसके अगर इससे बनने वाले क्वेश्चनों को भी तो आपको ध्यान में रखना होगा ना। जब कौटिल्य जब दंड की वकालत करते हैं, या दंड व्यवस्था का जब उद्देश्य ये क्या कहते हैं, प्रतिशोध कभी नहीं होता है। हम कहते हैं कि भैया हमें किसी के प्रति प्रतिशोध, अगर आप किसी ने मेरे को मारा है तो मैं उसके अपने अंदर जो प्रतिशोध को लेकर नहीं चल सकता। मैं कहता हूं कि अगर उसने मुझे मारा है तो मैं भी उसको मारूंगा, ये वाला प्रतिशोध कभी नहीं होना चाहिए। जब दंड समाज को क्या है, कहीं ना कहीं अराजकता से ये बचा सकता है। अगर हम ये लेके चलिए कि दो तरीके की चीज़ें होती है ना, किसी शर्त में दंड देना अनिवार्य हो जाता है। तो कौटिल्य के दंड के व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है प्रतिशोध नहीं होता है, ये इतना याद रखिए। दंड समाज को क्या है, कहीं अराजकता से बचाता है। तो ठीक है, भाई का एक माहौल, जब अगर पुलिस ना हो तो समाज में क्या है, अराजकता, चोरी चकारी और जैसे बलात्कार की घटनाएं बहुत ज़्यादा तीव्र गति में है, क्योंकि उसमें काबू करने वाला नहीं है, दंड का भय नहीं है। जब दंड का भय होता है तो वो चीज़ों में कहीं ना कहीं स्थिरता आ जाती है, या कहीं अराजकता से वो चीज़ें कम होने लग जाती है। बिना दंड के अगर मैं कहूँ समाज मत्स्य न्याय की अगर मैं बात करता हूँ कि मत्स्य न्याय स्थिति में पहुँच जाता है। अब ये याद बताना होना चाहिए कि मत्स्य न्याय क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये किस, अगर दंड का प्रावधान नहीं होता है, बिना दंड का समाज किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो आपको पता ना मत्स्य न्याय की स्थिति में पहुँच जाता है। और साथ ही जहाँ बलवान कमजोर को क्या करता है, निकल जाता है। कोई ना कहीं जो शक्तिशाली, अगर आप देखोगे ना, जो जंगल में भी जो शक्तिशाली होता है वो क्या करता है, कमजोर को मार डालता है। तो ये दंड का प्रावधान नहीं होता है, वो उसकी सुरक्षा करना होता है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि
छठे नंबर का प्रश्न आपके सामने है। छठे नंबर का प्रश्न कहता है कि कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में सबसे अधिक महत्व किसे दिया है? तो याद रखिएगा, सप्तांग सिद्धांत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भूमि, सेना, राजा या कोष? तो बेसिकली आपको पता होगा कि जो सप्तांग सिद्धांत है आपको राजा को दिया होगा, तो ये भी पता होना चाहिए ना कि इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं। जब मैं कौटिल्य की बात करूँ तो राजा क्या होता है, जो पूरे राज्य का केंद्र बिंदु होता है, आप सभी को पता है। तो राजा सक्षम, समन्वयी और साथ ही बुद्धिमान होता है, और ये अन्य जो अंग होते हैं स्वतः ही उसमें सिद्ध हो जाते हैं या कहे दूर्ण हो जाते हैं। तो ये अयोग्य राजा पूरे राज्य को क्या कर सकता है, विनाश की ओर ले जा सकता है। यदि राजा में ये सारी चीज़ें अगर ना हो तो कहीं ना कहीं राजा क्या करता है, राज्य को कहीं ना कहीं विनाश की कगार की ओर ले जाता है। तो राजा सक्षम या समन्वयी और साथ ही बुद्धिमान है तो और साथ ही अन्य जो अंग स्वतः ही क्या होता है, सुदृढ़ हो जाते हैं, तो अयोग्य राजा क्या कर देता है, पूरे राज्य को विनाश की गर्त में ये ले जा देता है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 7वें नंबर का प्रश्न है कि कौटिल्य के अनुसार कोष की समृद्धि क्यों आवश्यक है? यह विलास हेतु, दान पुण्य हेतु, प्रशासन और सुरक्षा हेतु या व्यापार बढ़ाने हेतु? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो प्रशासन और सुरक्षा हेतु किया जाता है, क्योंकि कौटिल्य हमेशा इस चीज़ की वकालत करते हैं कि बिना कोष के ना तो सेना चल सकती है और ना ही आपके प्रशासन चल सकता है। आज की डेट में भी होता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है कि आपका जीवन चल सकता है, खाना पीना कहाँ से आएगा, चोरी चकारी करोगे, कहाँ तक करोगे? ठीक है, जब हमारे लिए हमारा शरीर को भी जब भरण पोषण या ऊर्जा की जब जरूरत होती है, तो उसके लिए भी हमें क्या होती है, कोष की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम आटा चावल खरीद सकते हैं। तो इसी प्रकार से कौटिल्य भी कहते हैं कि बिना कोष का ना तो सेना चल सकती है, ना ही आपका राज्य चल सकता है, ना ही प्रशासन चल सकता है। कोष क्या होता है, जो राज्य की जो जीवन रेखा या कहीं लाइफ लाइन होती है, और ये निर्धन, जब राज्य निर्धन हो जाता है, या उसको एक चल के ये सोच के चलिए, जब निर्धन राज्य नीति बना सकता है तो उसे लागू नहीं कर सकता है। अगर हम निर्धनता की अगर बात करें, अगर सभी लोगों को, अगर हम 5 किलो जिस तरीके से राशन बट रहा है, अगर सभी को ही बांट दिया जाए, अगर आप देखोगे 700 करोड़ से भी ऊपर लोगों को अभी क्या दिया जाता है, मुफ्त अनाज दिया जाता है। अगर यही संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो कहीं ना कहीं जो कोष है वो कहीं ना कहीं घाटे की तरफ चला जाएगा, और ये तमाम चीज़ें हो जाती है। तो कोष का होना बड़ा ही अनिवार्य ये हो जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। 8वें नंबर के प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कौटिल्य के अनुसार अमात्यों की नियुक्ति का आधार क्या होना चाहिए? तो ये बात क्या है, अमात्यों की नियुक्ति का आधार क्या होना चाहिए? वंश या निष्ठा या योग्यता और परीक्षा या अनुभव? तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपने ये क्वेश्चन पिक कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है आपकी योग्यता और परीक्षा के आधार पर होता है। तो अगर कौटिल्य की अगर हम बात करते हैं, तो कौटिल्य ने हमेशा इस चीज़ पर भी जोर दिया है कि प्रशासन में अगर हम बेसिकली ये जन्म नहीं क्या करता है, आपकी जो योग्यता को प्रधानता देते हैं। और आत्मियों की अगर कहें, जो विभिन्न, जो आप ये देखिए ना, आत्म का मतलब जो होता है कि जब आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं, जब आपके अंदर का जो योग्यता होती है, तभी जब आप क्या करते हो उस परीक्षा में अपना स्थान। अब मान लीजिए जितने भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या इनमें से सभी बच्चे निकल जाएंगे? आपको बुरा लगेगा, मगर आपके अंदर अगर वो आत्मियों की जब नियुक्ति की बात, जब आपके अंदर वो पोटेंशियल है, जब वो योग्यता है, तो निश्चित रूप में आपको कोई नहीं रोक सकता है। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं रोक सकती कि आपको उस पद पर विराजमान होने के लिए। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए चीज़ें कर रहे हैं तो वो आपका विनाश का कारण बन जाएगा। तो आदमी की जो परीक्षा होती है विभिन्न परिस्थितियों में क्या होती है वो की जानी चाहिए। यही क्या होता है, आधुनिक नौकरशाही की अवधारणा यहीं से प्रारंभ होती है। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक जो नौकरशाही की आधारशिला कहाँ से रखी गई है, तो आदमी की नियुक्ति की आधारशिला यहीं से बनी हुई है। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ बन गया। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 90 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि कौटिल्य के अनुसार कर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कठोर, मनमानी या मध्य और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, केवल व्यापार पर आधारित होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो दोस्तों 90 नंबर का सही उत्तर क्या हो सकता है? अगर हम कहें कि कर व्यवस्था की बात करते हैं तो कैसी होनी चाहिए? तो मध्य और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। कि भैया कौटिल्य ये इस चीज़ को भी देखेगा ना दोस्तों, तो अत्यधिक कर अगर राज्य को लगा दिया जाए, अगर मान लीजिए राज्य में अत्यधिक कर अगर थोप दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है, राज्य के लिए घातक बन जाता है। और बेसिकली वे इस चीज़ को भी
मद्देनजर रखते हैं वो ये भी कहते हैं कि जैसे अगर मधुमक्खी फूल से क्या है सुगंध लेती है, वैसे ही राजा क्या करता है प्रजा से कर लेता है। अब ये क्वेश्चन बनेगा, देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा ना कि अगर आपको ये देखोगे कि इसी से आपके क्वेश्चन बन जाए, वो ये पूछा जाएगा कि वह कौन सा विचारक है, राजनीति कौन सा वो विचारक है जिसने कहा कि मधुमक्खी जिस तरीके से फूल से सुगंध लेती है और उसी तरीके से जो राजा क्या होता है प्रजा से भी कार्य कर लेता है बिना उसके उसे क्या होता है, बिना उसे कष्ट दिया। अब देखिए जो फूल है ना, फूल से अगर मधुमक्खी अगर सुगंध भी लेती है या उसका पराग लेती है तो उसमें फूल को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचता। तो उसी प्रकार से अगर राजा भी क्या करे, कर थोड़ा थोड़ा करके ले तो जो प्रजा है प्रजा को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं। अगर आज की परिदृश्य में देखें ना, आज जितने भी कल के डेट में आप लोग ज्वाइन करोगे, प्रवक्ता बनोगे, तो आपको भी एक कर सरकार आप पे लगाएगी जिसे हम टैक्स के रूप में जानते हैं, तो आपको भी कर देना पड़ेगा। मगर अगर आपकी तनख्वाह का 50% अगर टैक्स आप ले लिया जाए तो आपको दुख होगा। अगर उसका कुछ ही % आपसे लिया जाए तो आप उसको देने में कोई भी गुरेज नहीं करोगे। तो यही चीज़ होती है, इसको समझने का प्रयत्न करेगा। अब यहाँ पर देखिए 10वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहता है कि कौटिल्य के मध्य में गुप्तचर व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? शत्रु राज्य की जानकारी, राजा की सुरक्षा है, प्रशासनिक निगरानी है या उपरोक्त सभी। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, उपरोक्त सभी है। क्योंकि कौटिल्य की अगर बात करें ना, कौटिल्य की ने क्या करा, गुप्तचरों की व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ये क्या होती है, बहुआयामी होती है। ठीक है, बहुआयामी होती है। इसमें क्या है, बाहरी शत्रुओं और जो बाहर के जो शत्रु होते हैं, जो आंतरिक जो विद्रोही होते हैं, वो अधिकारियों की ईमानदारी और शांति जो प्रजा की स्थिति पर वो नजर रखते हैं और यही क्या होते हैं, राज्य की आंखें और कान होती हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य की आंख और कान कौन होते हैं, क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर इस तरीके से दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाहरी शत्रु और साथ ही जो आंतरिक जो विद्रोह, अधिकारियों की ईमानदारी और साथ ही प्रजा की क्या होती है, स्थिति पर नजर रखती है। तो यही राज्य के कान और क्या है, आंख हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 11वें नंबर के प्रश्न को भी आप देखते हुए चलिएगा। तो ये कहता है कि कौटिल्य के अनुसार युद्ध की अंतिम अवस्था क्या होनी चाहिए? ठीक है, कि युद्ध की अंतिम अवस्था क्या होनी चाहिए? पूर्ण विनाश होना चाहिए, लूट होना चाहिए, शत्रु को अधीन का स्थायित्व करना चाहिए, प्रतिशोध करना चाहिए। तो बता सकते हैं क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि आप लोग इन प्रश्नों को बड़ा आसानी से दे रहे होंगे, मगर मैं इसके जो आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लग रहा ना होगा, वो आप बता सकते कमेंट करके। तो शत्रु को अधीन कर स्थायित्व की जब हम बात करते हैं तो कौटिल्य अनावश्यक रूप में अगर हम बेसिकली इस चीज़ को देखें ना दोस्तों, तो वो युद्ध के विरोधी हुए हैं। कौटिल्य कभी नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, वो हमेशा इसके विरोधी हुए। युद्ध का उद्देश्य स्थायी शांति और राज्य की विस्तार होना चाहिए। ये कहते हैं कि भैया युद्ध जो होना चाहिए, बेसिकली इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। वो कहते हैं कि स्थायी शांति बननी चाहिए, कि ना भैया हाहाकार मच जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें स्थायी शांतित्व की भाव होना चाहिए, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और राज्य का विस्तार शांतिपूर्वक होना चाहिए। अगर यदि ये लेके चले, यदि बिना युद्ध के उद्देश्य पूरा हो सकता है तो युद्ध करना तो मूर्खता होती है ना। अगर हम देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो अगर आपने देखा होगा शीत युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या फ़र्क है, तो आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध में अगर आप देखोगे तो जान माल का बहुत ढेर सारा नुकसान हुआ था। जिस तरीके से दोनों देशों की सेनाओं में लाखों की संख्या में शहादत हुई। अगर उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर देखो, जब कोल्ड वॉर आता है तो उसमें क्या होता है, साइलेंट होता है। ऐसा स्थिति होता है कि युद्ध होकर रहेगा मगर परंतु युद्ध नहीं होता है। ठीक है, मगर सेनाएं क्या होती है, युद्ध कभी भी क्षण हो सकता है। मगर इस कंडीशन में जब मैं शीत युद्ध की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो काम युद्ध से होता है वो शीत युद्ध से भी हो जाता है। अगर हम कहें गुट निरपेक्षता आपने देखा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में होनी चाहिए। तो याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। 12वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ये क्या कहता है 12वें नंबर का प्रश्न, इसको भी ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयत्न भी करेगा कि क्या सही है। कौटिल्य के अनुसार संधि कब की जानी चाहिए? जब शत्रु कमजोर हो, जब स्वयं कमजोर हो, जब लाभ या सुनिश्चित हो, या कभी नहीं। तो बेसिकली कोई राजा जब संधि करता है, देखिए हम भारत की जब हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम कहते हैं, हम भी तो क्या करते हैं, संधियाँ करते हैं। संधि के आधार पर हम किसी देश की चाहे जल विद्युतों की बारे में बात करें या संयंत्रों की बात करें या फिर आपकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें या फिर हम बात करें स्पेस की अगर बात करें, तो हमारे बीच में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि कौटिल्य की जो विचारधारा है वो कहते हैं कि संधि कब होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बता सकते हैं कब होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है
जब लाभ सुनिश्चित हो तब इंडिया क्या करेगा, किसी बाहरी देश से ऐसी संधि थोड़ा करेगा। ये पता चलेगा कि जब हम विकसित भारत की तरफ जब हम बढ़ेंगे, जब हमारे भारत को कहीं ना कहीं लाभ होगा, जब हम कहीं ना कहीं उससे हमें लाभ होगा, तभी हम किसी चीज़ से संधि लेंगे ना। कोई भी दो देश जब एक दूसरे से लाभ लेना चाहते हैं तभी संधि होती है। तो बेसिकली इस चीज़ को भी देखिएगा कि जो कौटिल्य है वो नैतिकता नहीं, वो कहते हैं कि नैतिकता नहीं, लाभ को कूटनीति का आधार मानते हैं। वो बेसिकली नैतिकता अलग चीज होती है और कूटनीति अलग चीज होती है। उसको बेसिकली कूटनीति को क्या मानते हैं, ये लाभ का आधार मानते हैं। संधि तब करनी चाहिए, कहता है कि जब उसके पास राज्य हित सिद्ध हो, कि भैया आपके राज्य से उसको कोई ना कहीं बेनिफिट हो। और यथार्थवादी अगर बात करो तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत पर, अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध आप पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको समझ में आएगा। सॉरी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 13वें नंबर का प्रश्न है, कौटिल्य का विदेश नीति सिद्धांत है किस नाम से प्रसिद्ध है? शक्ति, संतुलन, या मंडल सिद्धांत है, या सामूहिक सुरक्षा, या अहिंसा? चलिए बताइए क्या है। देखिए इसका जो सही उत्तर आपने अगर पिक कर लिया होगा, अगर आप देने में सक्षम हैं, यदि आप ये समझते हो अपने आप को, ये अहंकारी पन जो है ना आपके अंदर, इस चीज़ को त्यागिए। अगर क्वेश्चन आता है तो आपके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा ए बी करने में, आपका खुद मूल्यांकन हो जाएगा आपको कितना। आप तो शर्म के मारे ये आंसर नहीं देते हो, तो ये सोचिए ना, बिल्कुल बेझिझक होगा। गलती होंगी तो यहाँ पर होंगी, मगर परीक्षा में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इतना कह रहा हूँ कि बस आप इस पर भर्ती परीक्षा में अपना स्थान बनाओ। तो यहाँ पर अगर देखिए कौटिल्य की जो विदेश नीति का सिद्धांत है किस नाम से प्रसिद्ध है? शक्ति, मंडल, या फिर सामूहिक सुरक्षा, या अहिंसा? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो मंडल सिद्धांत है। और मंडल सिद्धांत के आधार पर अगर आप देखोगे ना, जो पड़ोसी राज्य, जो शत्रु और जो पड़ोसी राज्य जो मित्र होता है, ये सिद्धांत कहीं ना कहीं कूटनीति, भौगोलिक और साथ ही जो स्वार्थ से ये कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि विदेश नीति की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा जो पड़ोसी राज्य होता है, चाहे वो शत्रु हो या फिर पड़ोसी देश जो मित्र भी हो सकता है, ये क्या है, ये आपकी अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखोगे ना तो ये कूटनीति होती है, जो भौगोलिक परिस्थिति या उसके स्वार्थ से कहीं ना कहीं इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब 14 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 14 नंबर प्रश्न कहता है कि कौटिल्य के अनुसार राजा को विलासिता से दूर क्यों रहना चाहिए? विलासिता जिस तरह से मैंने आपको औरंगजेब का उदाहरण दिया था, अगर आप समझ पा रहे होगे तो इसीलिए कौटिल्य ने कहा है कि भैया इसको विलासिता से दूर होना, धार्मिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, प्रशासनिक दक्षता हेतु या नैतिक आदर्श हेतु। तो बता सकते हैं क्यों ये रखा गया है? चलिए बताइए। जब हम बात कर रहे हैं कि भैया इसको जो इन चीज़ों से दूर क्यों रखा गया, विलासिता से दूर इसलिए रखा गया प्रशासनिक दक्षता हेतु। तो कि ये अगर हम इस चीज़ को भी देखें ना, जो विलासी जो राजा होता है वो आलसी और साथ ही वो भ्रष्ट उसको बना देती है। विलासिता क्या करती है, आपको निगलने का प्रयत्न ही तो करेगा। अगर आपको ये अहंकार हो गया कि इस श्रृंखला के सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो ये आपकी भूल है, ये याद रखिएगा। अच्छी बात है, घमंड नहीं होना चाहिए, मगर वो यदि आप पे ये चीज़ हावी हो जाएगी तो आपका पतन होना भी निश्चित है। तो विलासिता से दूर इसलिए रखा जाता है कि राजा को आलसी और भ्रमित बना देती है। और कौटिल्य के अनुसार अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि अनुशासन ही राजा को क्या कहता है, प्रशासनिक योग्य बनाता है। और साथ ही अगर कहे जो निजी जीवन में जिस तरीके से अनुशासन राज्य के संचालन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये इसलिए इसको कहा गया। ठीक है। अब बात करेंगे, अब मुझे कोई बता सकता है कि कौटिल्य के मत्स्य न्याय की अवधारणा किस सिद्धांत पर दी गई है? मत्स्य न्याय होता क्या है? वैसे तो बेसिकली आपको ये भी बताने चले मत्स्य न्याय का अर्थ क्या होता है। चलिए बताइए ना, क्वेश्चनों को तो आप टिक मार दोगे तो उससे बनने वाले प्रश्नों को भी तो आप समझना हो, तो उसका आंसर दीजिए। 15 नंबर का प्रश्न है कि युद्ध होता है, समाज होता है, धर्म होता है, विदेश नीति। मत्स्य न्याय की अवधारणा किस संदर्भ में है दी गई है? अगर इसको देखें ना दोस्तों, पहले तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मत्स्य न्याय का अर्थ क्या होता है। ये क्या होता है, जो बलवान होता है ना वो हमेशा क्या करता है, जो कमजोर होता है उसका शोषण कर देता है। तो मत्स्य न्याय तो यही है ना कि कहेगा कि बलवान क्या करेगा, कमजोर का शोषण करेगा। और कौटिल्य के अनुसार अगर हम देखें तो दंड और साथ ही जो राजा के बिना समाज इसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा, समाज किस स्थिति में पहुंचेगा, राजा के बिना तो समाज किस स्थिति में पहुंचेगा।
जो मैंने कहा ना कि भैया बलवान क्या करे, कमजोर को शोषित कर देगा, तो दंड और शादी राज्य के बिना क्या होगा, समाज इसी स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए राजा का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये याद रखिएगा, आपके घर का अगर मुखिया के पिताजी आप पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो लड़का हो लड़की बिगड़ जाएगी। तो अगर घर का मुखिया अगर सही तरीके से संचालित करा है, बच्चों को सही भरण पोषण करा है, तो नियंत्रण होगा। तो इसी तरीके से समझिए, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 16 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कौटिल्य के अनुसार न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता किस पर निर्भर करती है? कठोर दंड पर, राजा की इच्छा पर, निष्पक्षता पर, धार्मिक ग्रंथ पर। तो बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। जिसे भी आता है न्याय व्यवस्था और विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, कह रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है निष्पक्षता पर। हम बात करेंगे कि कौटिल्य हमेशा इस चीज़ को मानते हैं कि भैया पक्षपात पूर्ण न्याय राजा को अंदर से क्या कर देता है, खोखला कर देता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और निरपक्ष न्याय से ही क्या होता है, राजा प्रजा में विश्वास बनाए। अगर मान लीजिए कोई भी किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और अपराधी को राजा दंडित नहीं करता है, जो निर्दोष है अगर उसे दंडित करता है, तो राजा पर या न्याय पर सभी का विश्वास क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जैसे अभी आप देखोगे, अभी हाल फिलहाल का ही एक मामला है, आपने देखा होगा कुलदीप सेंगल आपके जो बीजेपी का पूर्व विधायक रहे थे, उन्होंने एक महिला का 12 साल पहले क्या कहते हैं, जब 12 साल 14 वर्ष की थी तो उसका रेप कर दिया था। आज वो सरकार ने उसे, कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आजीवन कारावास जो झेल रहा था उसके उसमें बरी कर दिया। तो कहीं ना कहीं न्याय से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें कहने का मेरा मतलब है। ठीक है, उसको अन्यथा ना ली जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि 17 नंबर का प्रश्न है कि कौटिल्य के अनुसार राजा का पतन कब होता है, युद्ध हारने पर या फिर कोष खाली होने पर, प्रशासन भ्रष्टाचार से, उपरोक्त सभी। तो इस कंडीशन में क्या होगा भैया, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो राजा बेमौत तो मरेगा ना इस कंडीशन में, तो राजा का पतन तो होगा ही। क्या होता है, उपरोक्त सभी होगा। तो ये क्या होता है, कौटिल्य हमेशा इस चीज़ को मानते हैं। इस चीज़ पर उन्होंने बात करते हैं कि अगर कि भैया अगर आपका राज्य क्या होता है, एक जीवित व्यवस्था मानते हैं। क्यों, कौन मानेगा कि कौटिल्य के आधार जो उसकी राज्य को देखने का जो दृष्टिकोण है ना, वो राज्य को क्या कहता है, एक जीवंत व्यवस्था ये मानते हैं। भ्रष्टाचार हो गया या आर्थिक संकट हो गया या सैन्य पराजय होता है, ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो भ्रष्टाचार होता है, एक तो सैन्य पराजय होता है, या एक आर्थिक संकट होता है। ये तीनों मिलकर क्या कर देते हैं, पूरी तरह से राज्य को खत्म कर देता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 तत्वों से राज्य समाप्त होता है, तो वहाँ पर आपको ये 3 चीज़ें दी जा सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और साथ ही सैन्य पराजय। तो ये 3 चीज़ें आपको खत्म कर देती है। 18वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहता है कौटिल्य का राजनैतिक चिंतन किस श्रेणी में आता है? तो आदर्शवादी में, नैतिकतावादी या यथार्थवादी या अध्यात्मवादी। तो बता सकते हैं, ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चलिए जिसे भी आता है इसका आंसर दो। चलो मैं मानूँ तो आपको क्या सही आंसर देते हो या नहीं देते हो। ठीक है, वैसे तो भाई आप बड़े व्यक्तित्व वाले लोग हो, आंसर देना आपकी शान की खिलाफत हो जाती है। जो भी बहनें देख रही बहनें, आप लोग तो दे सकती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए आप आंसर नहीं दोगे तो हम इसको बताएंगे। यथार्थवादी हम इसको कहेंगे, क्योंकि यथार्थवादी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये कौटिल्य का जो चिंतन होता है वो व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको समझने का प्रयत्न कर। जब मैं चिंतन की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक चिंतन की किस श्रेणी में आता है, ये मैंने यथार्थवादी कहा ना, कि कौटिल्य का जो चिंतन व्यवहारिक होता है वो अनुभवों पर आधारित होता है। वही राजनीतिक शक्ति को अगर देखें, शक्ति हो गया, स्वार्थ हो गया और सुरक्षा से जुड़ी ये मानते हैं। और साथ ही इसमें उन्होंने जिस तरीके से भारतीय यथार्थवाद का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने ड्रॉप कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय यथार्थवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया कौटिल्य को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने आपको अभी बताया ना कि भैया जब कौटिल्य का जो चिंतन व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित, हमें व्यवहारिक तौर पे हम अपने चिंतन करना चाहिए। वो जैसे कि अगर हम राजनीति को शक्ति, स्वार्थ और सुरक्षा से जोड़ते हुए इन्होंने कहा, इसीलिए इन्हें यथार्थवाद का क्या करें, जनक के रूप में कहा जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, अब 19वें नंबर की तरफ हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कौटिल्य के अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सर्वोच्च क्या है। ठीक है, 19वें नंबर का प्रश्न, धर्म, अर्थ, काम का सर्वोच्च क्या है। धर्म, काम, अर्थ तीनों समान हैं, तो बता सकता है इसका सही क्या हो सकता है। अब ये कौटिल्य के आधार पर क्या है, उसकी जो अवधारणा है राज्य को लेकर या राजनीति को लेकर, तो धर्म, अर्थ और काम
आपका काम में सर्वोच्च क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 चीज़ें मैंने आपको रखी हैं, जिस तरफ आप जा रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि वो प्रश्न सही है उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने अगर मैं रखूँ तो ये होता है अर्थ होता है। आप लोग तीनों की तरफ जा रहे होंगे मगर नहीं, तो ये अर्थ होता है। जो अर्थ की तरफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो कौटिल्य हमेशा ये मानते हैं कि भैया बिना अर्थ के धर्म और काम संभव नहीं हो सकता। क्या क्या कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को तुम्हें भी, कौटिल्य ये मानते हैं, उनका ये कहना है कि बिना अर्थ के धर्म और काम संभव नहीं हो सकता है। राज्य की आर्थिक स्थिति की जब मैं बात करता हूँ, जब राज्य की शक्ति की बात करते हैं तो ये सभी लक्षणों पर क्या था आधारित होता है और ये विचार कहीं ना कहीं विशिष्ट बन जाता है। तो इतना ध्यान रखेगा तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 20वें नंबर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। 20वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन का केंद्रीय तत्व क्या है, ये आपको बताना है। तो नैतिकता है, शक्ति और राज्य हित है, या धर्म है, या समानता है। चलिए बताइए क्या है, जिसे भी आता आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है, अगर आपने पिक कर लिया है तो ऑप्शन ख, ये शक्ति और राज्य हित है। क्योंकि कौटिल्य समस्त जो सिद्धांत होते हैं ना वो राज्य की शक्ति या स्थायित्व और साथ ही उसके हितों पर केंद्रित होता है। और जहाँ तक नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता राज्य के हितों और के अधीन ये होती हैं। और ये कौटिल्य का जो चिंतन है वो अत्यंत क्या है, व्यवहारिक, और इसको व्यवहारिक बना देता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ अग्रसर होता है कि ये कहता है 21वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कौटिल्य के अनुसार राजा का निजी आचरण किससे जुड़ा होता है, सीधा किससे जुड़ा होता है, धर्म व्यवस्था से, राज्य की नैतिकता से, या प्रशासनिक स्थिरता से, यह बात करते हैं, या प्रजा की धार्मिक आस्था से, किससे जुड़ा है, चलिए बताइए। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं बताने के लिए तो आपको फटाफट इन क्वेश्चनों का आंसर एक जैसे आप लोग देते हैं उसी तरीके से आपको मैं बता देता हूँ। मेरा मगर ये है कि मैं आपका जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसको मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है तो आप इससे पृथक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही उत्तर। जो राजा का जो निजी आचरण जो जुड़ा होता है सीधा, वो प्रशासनिक स्थिरता से ये जुड़ा रहता है। क्योंकि जो राजा होता है व्यक्तिगत तौर पे कहीं ना कहीं अनुशासन उसका सीधा क्या होता है, प्रशासनिक गुण को कहीं ना कहीं प्रभावित कर देता है। यदि अगर देखें राजा में समन्वय नहीं है या तर्क नहीं है तो शासन क्या व्यवस्थित हो जाता है। तो बेसिकली ये राजा में ये गुण होना चाहिए, राजा सामयिक होना चाहिए और तर्कपूर्ण होना चाहिए, और साथ ही शासन व्यवस्थित करने वाला होना चाहिए। और राजा के जो दुर्गुण होते हैं ना वो राजा को अस्थिर बना देता है, या कहें वो भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं वो जन्म देता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे जो कौटिल्य का राजा के जो दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण या कठोर नियमों के अंतर्गत ये आ जाता है कि राजा को किस तरीके से समन्वयित तौर पे बनना है, किस तरीके अपने आचरण को उसने सही तरीके से करना है। तो ये कहीं ना कहीं अगर राजा की छवि यहाँ पर खराब हो जाती तो पूरी जो प्रशासनिक जो दायित्व होते हैं पूरे राज्य को कहीं ना कहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि हमने कहा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर 22वें नंबर का प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का व्यापक अर्थ क्या है, ये आपको बताएं। धन, संपत्ति, राज्य की भौतिक शक्ति या व्यापार। तो बता सकते हैं 22वें नंबर का प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका भी सही उत्तर आपका ऑप्शन ग, राज्य की भौतिक शक्ति होती है। क्योंकि कौटिल्य के आधार पर अगर आप देखोगे तो अर्थ में अगर आप देखोगे ना, जो अर्थ जो शब्द है इसको याद रखिएगा। चलिए मुझे बता दीजिए, कोई अर्थ शब्द को उसकी व्याख्या कर सकता है, कोई बोल सकता है तो आप लिख के कमेंट कर सकते हैं, तो मैं भी तो जानूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, तो अर्थ के बारे में बताइए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थ क्या है, अर्थ व्यापक अर्थ क्या हो सकता है बताइए। हमने तो ऑप्शन तो मैंने रख दिया ना आपके सामने कि राज्य की भौतिक शक्ति होती है। चलिए बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, मगर आपको बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यही चीज़ें हैं, क्योंकि ये सोचिए ये बहुत ही ज़्यादा डीप पूछेगा। अगर आप जिस व्यक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अर्थ को लेकर चल रहा है या उसके सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ चुका है, तो निश्चित रूप में वो सफलता प्राप्त कर लेगा। बेसिकली इस चीज़ को ध्यान रख लें, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसे नहीं आता वो थोड़ा घबराने की बात नहीं है। समझ लीजिए कि जब यहाँ पर हम जब अर्थ के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो अर्थ धन नहीं है, बल्कि क्या है, राज्य की समस्त भौतिक शक्ति है। अर्थ क्या है, धन नहीं है, कह रहा हूँ मैं, धन नहीं है। क्या है, ये पूरी राज्य की जितनी भी जो समस्त भौतिक शक्ति है। इसमें जैसे आपके मैं बता दूं आपको, जैसे भूमि हो गया, कोष हो गया, आपके जैसे सेना हो गया, उत्पादन हो गया, प्रशासनिक संसाधन शामिल इसके अंतर्गत हो जाते हैं अर्थ के अंतर्गत। अर्थ के बिना अगर हम देखें धर्म काम भी नहीं टिक सकते हैं। क्या नहीं टिक सकते, धर्म अर्थ के बिना तो ना तो धर्म होगा ना ही काम भी नहीं टिक सके। इसीलिए अगर देखें तो अर्थ को
अर्थ को उन्होंने राज्य का मूल आधार ये माना है। किसने माना है? कौटिल्य ने अर्थ को राज्य का मूल आधार माना है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि 23वें नंबर का प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? ठीक है, 23वें नंबर का प्रश्न है, सबसे खतरनाक स्थिति की हम बारे में बात करें तो भारी आक्रमण, प्राकृतिक आपदा या आंतरिक विद्रोह या फिर कहें आर्थिक मंदी। तो इसमें क्या हो सकता है? जिसे भी आता है आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो क्या होगा? आंतरिक विद्रोह होता है, जो चलता है, क्योंकि कौटिल्य हमेशा इस चीज़ को भी मानते हैं कि भैया जब आंतरिक विद्रोह राजा के अंदर क्या कर देता है, उसको खोखला कर देता है, अत्यधिक घमंड क्या करता है, लोगों को विनाश की तरफ धकेल देता है। तो बेसिकली जो आंतरिक जो विरोध होता है ना, तो राज्य को कहीं ना कहीं से अंदर से खोखला कर देता है और बाहरी शत्रु से तो निपटा जा सकता है, उससे निपटना संभव हो सकता है बेसिकली दो पर के लिए। परंतु यदि असंतुष्ट प्रजा है या मान लीजिए अभी मोदी सरकार अगर कुछ ऐसा कर देती युवाओं के प्रति तो बेसिकली नाराजी है, जैसे 2 करोड़ रोजगार प्रति साल की अगर बात करें, आप लोगों को पहली प्राथमिकता क्या है? रोजगार है ना। अगर आपको रोजगार ही नहीं है आपके पास, तो आप तो सरकार से या फिर उसके खिलाफ ही होगा ना, उससे आक्रोश आपके अंदर होगा, असंतुष्ट प्रजा होगी और राजा क्या होता है, जो अधिकारी होता है राज्य को कहीं ना कहीं कमजोर बना देता है। इसलिए अगर हम देखें तो आंतरिक जो शक्ति होती है वो सर्वोच्च प्राथमिकता उसको दी गई है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौटिल्य का जो दंड को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो आपको ये बताना है। मैंने अभी पूर्व में आपको इसको दंड से परिभाषित अभी बताया था। दंड के संबंध में दमन का सिद्धांत नैतिक दायित्व होता है, शासन का आधार होता है, धार्मिक कर्तव्य होता है। तो दंड को किस रूप में परिभाषित किया गया कौटिल्य द्वारा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसको अगर हम देखें तो ये शासन का आधार माना है दंड को, क्योंकि कौटिल्य इस चीज़ पे जोर देते हैं कि भैया जो दंड है ना वो शासन का आधार माना है। कोई भी शासन हो, चाहे वर्तमान में भी अगर देखो तो कानून क्या है, शासन का आधार बनता है। तो बिना दंड के राज्य में अगर कहें, पूरे देश में अगर बिना कानून के अगर कहें तो अराजकता फैल जाएगी। और दंड का या फिर ये जो कानून का भय यदि ना हो तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तो दंड भय के लिए नहीं बल्कि आपकी व्यवस्था को कहीं ना कहीं सुचारू तरीके से संचालित करने के लिए और अनुशासन बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यही क्या है, मतस्य न्याय से समाज को बचाता है। अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आज क्रिसमस डे है, तो क्रिसमस पर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे हिंदूवादी संगठन हैं जो गिरजाघरों में जाकर तोड़ फोड़ कर रहे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया भारत में रहना है तो हिंदू धर्म को अपनाना पड़ेगा। तो और साथ ही मॉलों पर अगर कहीं पर जो क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है तो वहाँ पर तोड़ फोड़, उनको मारा पीटा जा रहा है और ईसाई लोगों को पीटा जा रहा है जगह जगह पर, और जो सेंटा बने हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तरीके से पीटा जा रहा है। तो ये क्या है, ये दंड का ना होना, ये क्या है, कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल बना देता है। अगर दंड का प्रावधान अगर उसको सख्ती से लगाया जाए, जिस तरीके से हमारे संविधान में कहा है सभी को समता समानता की, जब हम बात करें सभी धर्मों की सुरक्षा की जब बात करें थे, तो कहीं ना कहीं ये कमज़ोर हो रहा है। तो जब कमज़ोर हो रहा है जो अराजकता फैलेगी, एक ही धर्म की क्या वर्चस्व बनेगा। तो हमारा जो देश है गंगा यमुना तहजीब जिसे हम कहते हैं, हमें अनेकता में एकता की जो हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ध्वस्त कर रहे हैं ये लोग। तो ये जो दंड का है, हमने जो कहा कि बिना दंड के ये राज्य क्या है, अराजकता में फैल जाता है, तो अराजकता की स्थिति बनी पड़ी है। तो ये याद रखिएगा। तो ठीक है, 25वें नंबर का प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। 25वें नंबर का प्रश्न को आप देखते हुए चलिएगा कि कौटिल्य के अनुसार अधिकारी वर्ग का सबसे बड़ा खतरा क्या है। अधिकारी वर्ग का सबसे बड़ा खतरा क्या माना गया है, तो याद है भारी दबाव है, कम वेतन होता है, भ्रष्टाचार होता है, राजनीति हस्तक्षेप होता है। तो यह सबसे बड़ा खतरा क्या है अधिकारी वर्ग के लिए? तो मुझे लगता है आई थिंक आपको पता होगा, आप भी कभी अधिकारी बनोगे तो आप भी इसी चीज़ में लिप्त हो जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें देखोगे भ्रष्टाचार। ठीक है, तो अधिकारी जब कौटिल्य ने राजनीति विचारक के अंदर का जो सिद्धांत है या राज्य की परिकल्पना जो करी थी, अधिकारियों को क्या है स्वाभाविक तो अगर हम देखें भ्रष्ट मानते हैं। वो जो भी अधिकारी है कौटिल्य के दृष्टिकोण में वो भ्रष्ट मानते हैं उनको। वो कहते हैं कि भैया जैसे जाल में मछली पानी पीती है, या देखिएगा कहने का मतलब है वो कहते हैं जैसे जल में तैरती मछली पानी पीती है, वैसे ही अधिकारी क्या करता है, राज्य में क्या करता है, धन का दुरुपयोग करता है। अब आप सोचोगे कि भैया जल में तो मछली रहती है, वो पानी कैसे पीती है? क्यों, जीवन जीने के लिए वो तो पानी का सेवन तो करेगी ना। तो उसी प्रकार से जो अधिकारी होता है तो वो क्या है, धन के ऊपर बैठा रहता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी करके धन का दुरुपयोग करता है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि उसमें ठोस
तौर पर निगरानी रखनी चाहिए और गुप्त व्यवस्था या गुप्तचर व्यवस्था पर क्या है कहीं ना कहीं खासा बल दिया जाना चाहिए। जैसे विजिलेंस टीम बनी रहती है, तो ये गुप्तचर ही तो है एक तरीके से। पहले गुप्तचर होते थे, विजिलेंस टीम है जो छापा मारते हैं, ठीक है। और सीडी ये तमाम ईडी जो ये है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 26वें नंबर के प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं दोस्तों। तो ये कौटिल्य के अनुसार राजा को किस वर्ग के साथ विशेष सावधानी रखनी चाहिए? ब्राह्मण, व्यापारी, सेना, आत्म अमात्य, तो किसके साथ रखनी चाहिए? तो बताइए, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। चलिए मैंने अभी पूर्व में आपको सारी चीज़ें बता के रखी हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका आत्म्य अमात्य जो हम कहते हैं। तो मैंने कहा ना कि अमात्य क्या होगा, आपके कौटिल्य के आधार पर अगर आप इस चीज़ को देखोगे ना दोस्तों कि आत्म क्या है, प्रशासन की रीढ़ की हड्डी होती है। ये क्या होता है, वह भ्रष्ट या फिर असंतुष्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं, पूरा जो प्रशासन तंत्र चरमरा जाता है। और इसीलिए अगर आप बेसिकली देखें तो कौटिल्य क्या कहते हैं, इसकी निरंतर परीक्षा और निगरानी और हस्तांतरण की नीति को हमेशा मानते। अगर किसी एक अधिकारी को अगर कहीं पर जैसे खनन चल रहा है, अगर वहीं पर इसको उम्र भर बैठा देते तो उसका वो गर्त बना देगा, वो अपनी संपत्ति बहुत ही बना देगा और कुछ संपत्ति बना देगा। तो इसीलिए स्थानांतरण जैसी व्यवस्थाओं को क्या कर रहा है, बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो निगरानी और स्थानांतरण की नीति हमेशा ये बननी चाहिए, तो ये इनका यह कहना था। अब यहाँ पर आप देखोगे 27वें नंबर का प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि कौटिल्य के अनुसार कोष खाली होने का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? अगर जब कोष ही आपका खाली हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? कर वृद्धि होगी, सेना का पतन होगा, न्याय व्यवस्था कमजोर हो जाएगी, राज्य का विघटन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, चलिए बताइए दोस्तों, बताओ जिसे भी आता है शर्माओ मत। और देख तो रहे हो मगर लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक करने में भी आपको पता नहीं क्या समझते हैं, आप कर तो सकते हो दोस्तों। आपके लिए मैं इतनी शानदार श्रृंखला ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये लेके चलिए। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, राज्य का विघटन हो जाएगा। कौटिल्य इस चीज को जोड़ देते हैं, वो ये कहते भी हैं कि भैया जो कोष है ना वो राज्य का क्या होता है, प्राण होते हैं। अगर कोष खाली हो जाएगा तो राज्य अस्तित्व विहीन हो जाएगा। तो ये जैसे मैंने कहा कि राज्य की का क्या होता है, प्राण माना जाता है। जब कोष समाप्त हो जाएगा तो ना तो सेना होगी, ना प्रशासन होगा, ना ही न्याय होगा। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, बेसिकली विफल हो जाएंगे। तो ये तीन क्या आधार स्तंभ जो मैंने आपसे कहा था ये ध्वस्त हो जाएंगे, तो फिर राज्य विघटित हो जाएगा। तो इसलिए आपको अगर कहें तो कोष को संरक्षित करना और सर्वोच्च प्राथमिकता ये रहनी चाहिए। तो किसी भी कोष को सुरक्षित रखने के लिए उसमें प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी आगे का बुढ़ापा का सही करना है तो अभी से आप एक रुपया जमा करोगे तो आपका बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। अगर आपने एक रुपया अगर अभी तक सेव नहीं किया है तो आपका बुढ़ापा कष्टदायी होगा। तो यही चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। आप बात करेंगे 28वें नंबर की तरफ हम अग्रसर होते हैं। 28वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है आपके सामने, ये देख लीजिए इसको। कौटिल्य के अनुसार किस स्थिति में युद्ध करना चाहिए? जब धर्म संकट हो में हो, जब शत्रु कमजोर हो, जब विजय सुनिश्चित हो, या फिर जब सम्मान आहत हो जाए तब करना चाहिए। तब कब करना चाहिए? देखिए दोस्तों, हम जब पढ़ाई कब करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा से हम पढ़ाई जब करते हैं कि भैया जब ऐसा प्रश्न आपका पेपर आ जाता है कि आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर तो मेरा सफल होना निश्चित है, यहाँ पर तो मैं अपना पोजीशन बना लूँगा। तो जो बच्चा सही तरीके से पढ़ते हुए जा रहा है तो निश्चित रूप में वो इस चीज़ को आश्वस्त होगा कि हाँ मैं विजय पताका बना लूँगा। तो इसी कंडीशन में आप यहाँ पर भी देखोगे 28वें नंबर का प्रश्न, जब विजय सुनिश्चित हो तब ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि एड़ी चोटी का झोल लगा देना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो युद्ध की स्थिति कब बननी चाहिए, तो कौटिल्य इस चीज़ पे बल देते हैं, युद्ध अंतिम उपाय मानते हैं। वो युद्ध के हमेशा विरोधी रहे हैं। यदि विजय की संभावनाएं नहीं है तो युद्ध करना बहुत ज़्यादा मूर्खता है। यदि किसी बच्चे को लगता है कि आपकी तैयारी बहुत शानदार नहीं हो रही, अभी आप किताबें खोजने में लगे, तो आप पढ़ाई करना छोड़ दो, बस की नहीं है। और जो ये लगता है कि हाँ आपकी तैयारी अंतिम चरणों में चल रही है, जो और सफलता होने के आपके 100% बन रही हैं आशाएं, तो आप 200% उसे कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, जब आपकी विजय होने की जो संभावनाएं नहीं होती हैं तो उस टाइम पे युद्ध नहीं करना चाहिए, मूर्खतापूर्ण होता है। वो ये भी कहते हैं कि भैया बिना युद्ध भी क्या है लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। वही सर्वश्रेष्ठ नेता होता है जो बिना युद्ध के क्या रहता है, युद्ध जीत जाता है। अब देखिए, आप अपनी रणनीति अपनानी पड़ेगी। आपको जब सफल होना है ना, आप क्या करते हो, आप रात भर पढ़ते हो। 24 घंटों में से अगर मैं बात करूं, कम से कम आप 17 घंटे अगर कोई बच्चा दे रहा है तो वो कैसे हार जाए कि भैया सारे कॉन्सेप्ट पे तो उसके क्लियर है, हर एक चीज़ों को वो अपनी जो कमी
कमियों को कहीं ना कहीं पॉलिश करते हुए जा रहा है, तो उसको कोई बीट सकता है क्या? नहीं बीट सकता, वो ऊपर टॉप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 29वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है। ये क्या कह रहा है? कौटिल्य के मंडल मंडल सिद्धांत का केंद्र आधार क्या है? नैतिक संबंध होता है, या धार्मिक समानता होता है, या फिर स्वार्थ और भौगोलिक स्थिति होता है, या सांस्कृतिक निकटता होती है? तो इसमें सही उत्तर क्या है? चलिए बताइए, जिसे भी आता है आंसर। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आपने रख दिया है उत्तर, इसका दे दिया है, तो मंडल सिद्धांत केंद्रीय आधार क्या है? तो इसका ऑप्शन ग स्वार्थ और भौगोलिक स्थिति होती है। क्योंकि अगर जब मंडल सिद्धांत में जब मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है, जैसे मित्र और शत्रु क्या होते हैं, इसका जो निर्धारण क्या होता है, नैतिकता से नहीं किया जा सकता। आपके शत्रु किस तरीके से है और क्या है, वो आपकी नैतिकता से निर्धारित नहीं होगा। वो क्या होगा, भौगोलिक और जहाँ स्वार्थ किस तरीके से होता है, और जो आपके पड़ोसी जो शत्रु है और साथ ही उसके पड़ोसी मित्र से होता है, ये क्या होता है, यथार्थवादी जो नीति होती है ना, विदेश नीति का, ये कहीं ना कहीं उत्कृष्ट उदाहरणों में से आपको एक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 30वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 30वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। कौटिल्य के अनुसार राजा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो बता सकते हैं, वीरता, बुद्धिमानिता, या फिर धार्मिक उदारता? तो क्या हो सकता है कौटिल्य का सबसे बड़ा गुण की हम बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? चलिए बताइए, राजा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? तो दोस्तों, ये बुद्धिमत्ता होती है। कौटिल्य मानते हैं कि भैया जो बुद्धिमत्ता के बिना क्या होता है, वीरता और साथ ही जो धर्म, दोनों विनाशकारी हो सकते हैं। अगर कहें, कौटिल्य मानते हैं किस चीज़ को? बुद्धिमत्ता के बिना। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपका असफल होना निश्चित है। आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। अगर बुद्धिमत्ता है तो आप हर चीज़ को फतह कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बुद्धिमत्ता के बिना क्या होता है, वीरता भी धरी की धरी रह जाती है, और धर्म दोनों क्या है, उसका विनाश होना तय हो जाता है। और जो विवेकशील जो राजा होता है, जो विवेकशील जो बच्चा होता है, वो पता का अन्य परिस्थितियों में भी क्या करता है, अनुकूल रणनीति बनाते हुए अपनी क्या करता है, वो सफलता को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से जो विवेकशील जो राजा होता है, वो अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार सही नीति जब बनाता है, तो इसीलिए प्रजा का सर्वोच्च गुणों के रूप में उसको स्थापित किया जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 31वें नंबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 31वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कौटिल्य के अनुसार न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दंड देना होता है, भय उत्पन्न करना होता है, विश्वास स्थापित करना होता है, शक्ति का प्रदर्शन करना होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए, जिसे भी आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 31वें नंबर का, कि विश्वास स्थापित करना होता है। तो न्याय तभी प्रभावी होता है जब क्या होता है, प्रजा उस पर क्या होता है, विश्वास करती है। कौटिल्य क्या इस चीज़ को क्या करता है, ये डिनाई नहीं करता है भैया, निष्पक्ष और शांति त्वरित न्याय पर बल देते हैं। और अन्यथा अगर हम देखें, जनता राजा के से क्या हो जाएगी, विमुख। अगर त्वरित तौर पर अगर न्याय नहीं मिला तो राज्य में क्या अशांति फैल जाएगी, राज्य के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 32वें नंबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 32वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। ये कहता है कि राजा कौटिल्य ने राजा का गुप्त स्तंभ कहा है। कौटिल्य ने किसे राजा का राज्य का गुप्त स्तंभ कहा है? सेना को, कोष को, गुप्तचर या न्याय को? किसको कहा है? चलिए बताइए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो गुप्तचर को कहा है, क्योंकि गुप्तचर जो व्यवस्था है ना, तो राज्य को कहीं ना कहीं जो अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, सुरक्षा ये देती है। और इसमें जो जैसे विद्रोह होते हैं, या आपको जो भ्रष्टाचार होता है, या जो कोई शत्रु अगर षड्यंत्र रच रहा है, तो समय रहते हैं क्या होता है, उसका पता लगा देती है। तो कौटिल्य से क्या कहते हैं, अगर कौटिल्य के दार्शनिक तौर पर अगर देखोगे तो ये शासन की अनिवार्यता से मानते हैं। तो इसी तरीके से राज्य चलता है। तो आज भी आप लोग देखोगे, आपके आसपास सिविल ड्रेस में जो LIU के लोग भी घूमते रहते हैं, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। तो ये गुप्तचर आज भी आपके इर्द गिर्द रहते हैं, तो याद रखिएगा। तो कौटिल्य के अनुसार प्रजा असंतोष का मुख्य कारण क्या है? प्रजा का असंतोष का मुख्य कारण क्या हो सकता है, बता सकते हैं? कोई भी जिसे भी आता है। तो यहाँ पर कर है, न्याय है, गरीबी है, धर्म है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा, प्रजा में असंतोष का मुख्य कारण, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय क्या है उसका मुख्य कारण होता है। तो कौटिल्य की अगर मैं बात करूं, तो कौटिल्य इस चीज़ को भी इसके पक्षधर मानते हैं। ये मानते हैं कि अगर अन्याय प्रजा को विरोधी की ओर धकेलता है। अब मान लीजिए अंग्रेज इस भारत से क्यों जाना पड़ा उन्होंने जिस तरीके से अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था को संचालित करा, तो उससे क्या प्रजा में असंतोष फैला, तो उससे क्या उनके प्रति उनका विश्वास घटा, तो कहीं ना कहीं उनको छोड़ना पड़ा। तो अन्याय प्रजा को क्या विरोध की ओर हमेशा धकेल देता है, और राजा न्यायपूर्ण है तो आपकी प्रजा बहुत
कठिन परिस्थितियों में भी क्या होता है, राजा का साथ हमेशा वो देती, किसी भी परिस्थिति में राजा का साथ नहीं छोड़ती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 34वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं। तो यहाँ पर कौटिल्य के अनुसार राजा का विस्तार किस नीति से श्रेष्ठ है, तो ये आपको बताना है, युद्ध, संधि या भेद या साम। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो बताइए। अब कौटिल्य के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि राजा का विस्तार किस नीति से श्रेष्ठ है, तो बता सकते हैं दोस्तों, तो युद्ध है, संधि है, भेद है या साम है, तो बता सकते हैं इसके कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर अगर आपने लोगों ने पिक करा ये आपका ऑप्शन डी या घ साम है। तो कौटिल्य की जो चतुर्विधि नीति है उसमें साम जो शब्द है ना, उसका अगर मैं उसका अर्थ अगर बताऊं तो साम का जो अर्थात अगर अब इसको ये लेके चल रहे हो कि ये समझा बुझा कर क्या किया जाता है, समझा बुझा कर क्या किया जाता है, आपके लक्ष्य प्राप्त करना क्या होता है, सर्वोत्तम गुण ये होता है। और इसमें अगर देखें न्यूनतम साधन और क्षति होती है, ये युद्ध का अंतिम विकल्प हो जाता है साम। ठीक है, साम क्या होता है, किसी चीज़ को समझा बुझा कर किसी के बीच संधि करा कर क्या होता है, इसमें जो क्षति ना हो अधिक, तो युद्ध का अंतिम विकल्प के रूप में इसे माना जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 35वें नंबर का प्रश्न है कि कौटिल्य के अनुसार कर चोरी को कैसे रोका जाना चाहिए, दंड, कठोर दंड से, नैतिक शिक्षा से, या गुप्त निगरानी से, या फिर कर माफी से। तो अभी मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी किस तरीके से रोके जाने चाहिए, तो आपको ये पता होना होगा क्योंकि मैंने सारी राम कहानी आपको बता दी। तो यहाँ पर आपकी गुप्त निगरानी से क्या होगा, कौटिल्य इस चीज़ पर भी हमेशा इसका पक्षधर रहे हैं कि भैया अगर आप संग्रह कर रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता, साथ ही उसमें निगरानी पर उन्होंने बल दिया। जैसे अगर आप देख पा रहे होगे, जैसे आप किसी भी बैंक में जाते हो तो वहाँ पर 10-20 CCTV कैमरा आपको 24 घंटे मॉनिटरिंग में लग करे रहते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, गतिविधियां आपकी ये होती हैं। तो इसी प्रकार से तो जब हम कहते हैं कि चोरी को रोके कैसे जा सकती है, कि भैया आपकी जो पारदर्शिता होनी चाहिए, निगरानी पर हमेशा बल देना चाहिए, वही इस चीज़ को भी मानते हैं कि भैया चोरी को केवल दंड से ही नहीं बल्कि आपके सशक्त जो व्यवस्था से भी कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। भैया ये नहीं कि भैया चोरी ही से ही आपको रोका जाएगा, अगर आप सतर्क हैं तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों से चीज़ों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद देखिएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 36वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कौटिल्य की जब हम बात करें, कौटिल्य ने सैनिक शक्ति को किससे जोड़ा है, धर्म से, वेतन से, अनुशासन और मनोबल से, संख्या से। तो बता सकते हैं इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों कौटिल्य ने जो सैनिक शक्ति को अनुशासन और मनोबल से जोड़ा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौटिल्य ये मानते हैं कि अनुशासित जो और संतुष्टि जो, अगर आपका अनुशासित है, अगर संतुष्ट अगर है सेना तो कहीं ना कहीं विजय दिला सकती है। अगर संख्या और हथियार पर्याप्त नहीं है तो भी सैनिकों का मनोबल क्या होता है, राज्य की शक्ति का आधार बन जाता है। तो ये नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 37वें नंबर का प्रश्न है कि ये कहता है कि कौटिल्य के अनुसार राजा को जनता से कैसा संबंध रखना चाहिए, भय का, या फिर दूरी का, या फिर संरक्षण का, या नियंत्रण का। तो किस तरीके से ये होना चाहिए, तो बता सकते हैं कि राजा का संबंध कैसा होना चाहिए जनता से। तो यहाँ पर अगर कहें तो ये संरक्षक के रूप में होना चाहिए, क्योंकि जो राजा होता है वो प्रजा का संरक्षक होना चाहिए उसको। और जब जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है तब क्या होता है, राज्य मजबूत हो जाता है। तो ये भय आधारित और शासन जो परिकल्पना है वो धरी की धरी रह जाती है, अकाल्पनिक वो होता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे 38वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि ये कहता है कि कौटिल्य ने व्यापार पर राज्य नियंत्रण का समर्थन क्यों किया, लाभ बढ़ने हेतु, कर संग्रहण हेतु, उपभोक्ता संरक्षण हेतु, या आर्थिक स्थिरता हेतु। तो बता सकते हैं इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जिसे भी आता है बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जिसे भी आ रहा है बताओ दोस्तों। हम कह रहे हैं कि व्यापार पर राज्य नियंत्रण का समर्थन क्यों किया। तो अगर करने की जब हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो सही उत्तर होगा आपकी आर्थिक स्थिरता हेतु ये किया गया है। तो जो ये कौटिल्य नियंत्रण और व्यापार को राज्य के लिए क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं हानिकारक में मानते हैं। क्या कौटिल्य क्या कहते हैं, जब नियंत्रण की बात करते हैं, जब एक चीज़ ये देखिएगा, दो तरीके से चीज़ें होती हैं, दो तरीके की चीज़ें, एक तो नियंत्रण होता है, एक अनियंत्रण। नियंत्रण में जब आपके हाथों में सारी चीज़ें, जब आपके हाथों से सारी चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो क्या कहीं ना कहीं वो हानिकारक हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें जो कौटिल्य के आधार पर देखा तो अनियंत्रित जो व्यापार होता है ना, वो राज्य के लिए हमेशा क्या होता है, हानिकारक ये मानता है। जब राज्य में नियंत्रण रूप से अगर कोई मूल्य स्थिरता हो रही है और आवश्यकताओं वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहती है तो वो सही तरीके से चलता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगी, आर्थिक स्थिरता हेतु ये रहेगी।
रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे 39वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। 39वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करेगा और आंसर देने का प्रयत्न करेगा। अगर आपको अच्छी लग रही होगी श्रृंखला तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 39वें नंबर का प्रश्न, कौटिल्य के अनुसार धर्म का राजा में स्थान क्या है? सर्वोच्च, निरर्थक या राज्य हित के अधीन या केवल निजी? चलिए बताइए, 39 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही होता है राज्य हित के अधीन ये होगा, क्योंकि कौटिल्य धर्म को स्वीकार करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से राज्य हित को राज्य हित के अधीन ये माना है, और साथ ही अगर जब धर्म में नीति में बाधक है तो उसे नीति को प्राथमिकता दें। ये नहीं कि भैया अगर आपके धर्म आपकी नीतियों के आगे आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको धर्म को आगे नहीं रखना चाहिए, आपको क्या नहीं, नीति को प्राथमिकता हमेशा देनी चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पर ही आपकी मानवता और धर्म आता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मानवता दिखानी पड़ेगी। ये धर्म वहाँ पर आपका काम नहीं आएगा, आप ये धार्मिक व्यक्ति नहीं कहला जाओगे। अगर आपका धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप दूसरों पर अत्याचार करें, अगर कहीं का कोई दुखी है तो उसकी सहायता आपको करनी चाहिए। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल सेट किया मैंने। ठीक है, अब 40वें नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हो। 40वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि ये कहता है कि कौटिल्य का राजनीतिक दर्शन किसका विरोध करता है? राजनीतिक दर्शन किसका विरोध करता है? न्याय, आदर्शवाद, प्रशासन, अनुशासन। तो किसका ये विरोध करता है, बता सकते हैं दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूं तो आप बताओ। आप ऑप्शन तो पिक कर ही सकते हो यार। मैं तो समझ में नहीं आता है कि आप लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है कि ABC करने में। कोई बात नहीं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है, तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने मैं रखूं तो ऑप्शन ख, आदर्शवाद होता है। ठीक है, राजनीतिक दर्शन का विरोध करता है, आदर्शवाद करता है। तो इसको याद रखिएगा। अब कहोगे यार आदर्शवाद कैसा करता है, तो कौटिल्य की अगर हम बात करें तो अगर आपने कौटिल्य को पढ़ा होगा, बहुत डीपली अगर पढ़ा होगा, तो आदर्शों से क्या है, अधिक यथार्थ पर वो बल देते हैं। वो बेसिकली इस चीज़ को डिनाई नहीं करते हैं कि भैया कि आदर्शों से अधिक किस चीज़ को बल देते हैं, यथार्थता पर क्या देते हैं, वो बल देते हैं। वह काल्पनिक नैतिक राजनीति के विद्रोही हैं। इस चीज़ को ध्यान में, जो काल्पनिक जो परिकल्पनाएं हम कर देते हैं ना, कि काल्पनिक तौर पे अगर आप भी कल्पना करते होंगे ना कि यार मैं तो निकल जाऊंगा, मैं तो निकल जाऊंगी, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इतना ही सिलेक्शन होना था तो एलटी में क्यों नहीं हुआ? एलटी में भी तो सोचा था आपने, वहाँ पर भी तो कोरी कल्पनाएं देखी थी आपने, वहाँ पर भी तो देखी थी। अंततः गत्वा क्या है, कुछ भी नहीं है, ढाक के 2 बात निकले और आपको यहाँ पर प्रवक्ता की तैयारी करनी पड़ी। जिसका सिलेक्शन हुआ है तो वो और बेहतर तरीके से सिलेक्शन करें और अल्टीमेट से प्रवक्ता में बने। तो जिसका सिलेक्शन कहीं भी नहीं हुआ है तो यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगा दे। ठीक है, तो काल्पनिक नैतिकता क्या होती है आपके जीवन में? हमेशा वो आपको कष्टदायी या कहे आपको गर्त की तरफ ले जाए। काल्पनिक नैतिकता राजनीति के विरोधी कौन थे? कौटिल्य थे। उनका हमेशा चिंतन अनुभवों पर, आपके अनुभव जो आपके पेपर कैसे गया, ये आपका अनुभव ये है होता है कि भैया आप अपने अनुभवों से क्या सीखे, आपने कितना पढ़ा था, अब उस अनुभव को वर्तमान अनुभव के साथ जोड़ते हुए आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से समझने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, अब 41वें नंबर का प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये 40वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौटिल्य के अनुसार राजा का पतन किससे शीघ्र होता है? युद्ध से, कार्यवृद्धि से, या भ्रष्टाचार से, या आपदा से, प्राकृतिक आपदा से? तो किससे होगा? तो दोस्तों इसको अगर बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यह भ्रष्टाचार से क्या होता है, इससे राजा का पतन शीघ्र हो जाता है। क्योंकि राजा का भ्रष्टाचार अगर देखें तो प्रजा के विनाश को कहीं ना कहीं वो निकल ला देता है। इससे क्या होता है, विद्रोह हो जाता है या अव्यवस्था समाज में फैल जाती है, और कौटिल्य इसे सबसे ज़्यादा घातक मानते हैं। और कौटिल्य की नीति किससे जुड़ा है? कौटिल्य ने नीति को किससे जोड़ा है? धर्म से, परंपरा से, परिस्थितियों से, परंपरा से। तो बता सकते हैं, जिसे भी आता है बताइए जल्दी। तो ये परिस्थितियों से जोड़ा है, क्योंकि इस नीति स्थिर नहीं हो सकती, कभी भी कोई भी नीति स्थिर नहीं हो सकती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि कौटिल्य के अनुसार अगर देखें, जो परिस्थितियों के अनुसार नीति बदलनी चाहिए, और यही क्या है, व्यवहारिक राजनीति की पहचान होती है। आपने अगर बाबा साहब ने अगर आप देखोगे तो संविधान को हमारा कठोर बना देते तो भी गलत होता है, लचीला बनेगा तो भी। वो उन्होंने समन्वय बना के चला कि जिसमें आपके संविधान में इस तरीके से भी चीज़ें रखी हैं कि उसमें संशोधन किया जाता है समय के अनुसार या जनता की मांग के अनुसार। तो इस तरीके से उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 33 नंबर का प्रश्न कि कौटिल्य के अनुसार राज्य का वास्तविक शत्रु कौन है? पड़ोसी या विदेशी या अयोग्य शासक या शत्रु सेना? तो कौन है अयोग्य, बताओ? तो जो भैया जो अयोग्य होगा, आपका शत्रु कौन है?
देखिए आप लोगों का शत्रु कौन है, आपकी अयोग्यता आपका शत्रु है, ठीक है। उसी तरीके से राजा का जो वास्तविक जो शत्रु कौन हो सकता है, उसकी अयोग्यता हो सकती है। अयोग्य शासक के रूप में जिस तरीके से शासन कर रहा है, तो अयोग्य शासक क्या करता है, स्वयं क्या होता है, राजा का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जिस तरीके से आपका भी क्या है, अयोग्यता आपकी सबसे बड़ी शत्रु होती है। ये आपको क्या कहता है, जो आपके निर्णय हैं और वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से कमज़ोर कर देती हैं, तो ये याद रखिएगा। तो उसके जो राजा के जो निर्णय होते हैं, जो क्या होता है, वो भी राजा को, राज्य को कमजोर कर देते हैं। तो याद देखिए, अब यहाँ पर 44 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि कौटिल्य ने शिक्षा को किस वर्ग के लिए अनिवार्य माना है, तो प्रजा, व्यापारी, राजा और आत्मीय या सैनिक को। तो बता सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है राजा और अमात्य जो है, तो उसको क्या माना है, ये महत्वपूर्ण माना है, अनिवार्य माना है शिक्षा को, क्योंकि राजा और जो अमात्य जो शिक्षित होंगे तभी क्या हो सकता है, आपका जो सुशासन होता है वो संभव हो सकता है। अज्ञानी जो व्यक्ति होगा ना, वो शासक जो होगा, वो राज्य का हमेशा विनाश की ओर तो ले जाएगा ना, उसको तो कहीं अलग तरीके से तो नहीं। अगर आप अज्ञानी हो, आप मूर्ख हो, तो आपका पतन होना निश्चित है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही चीज़ आती है, ठीक है। अब यहाँ पर 45वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि कौटिल्य के अनुसार सबसे स्थायी विजय कौन सी होगी, ये आपको बताना है। स्थायी विजय कौन सी हो सकती है, सैन्य विजय, आर्थिक विजय या नैतिक विजय या प्रजा का विश्वास। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, 45वें नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका ये प्रजा का विश्वास होता है। ये प्रजा का अगर विश्वास जीत लेते हैं, तो ये सोच लीजिए राज्य स्थायी रूप से हमेशा क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। चाहे वो भय हो या बल हो, इससे मिलकर क्या है, ये विजय अस्थायी ये होती है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप 46वें नंबर के प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि कौटिल्य की नीति किससे प्रेरित है, वेदों से, अनुभव से, परंपरा से, आदर्श से। तो बता सकते हैं किससे प्रेरित है। तो अगर हम देखें तो ये कौटिल्य का जो नीति जो प्रेरित है वो अनुभवों से प्रेरित है। मैंने कहा ना कि आप अपने पिछले अनुभवों से ये वर्तमान अनुभव को अगर मिला के चलोगे तो निश्चित रूप में विजय प्राप्त होगी। तो कौटिल्य भी इसी तरीके से जब चिंतन, अनुभव और जो उसके व्यवहार पर ये आधारित होता है, यही कारण है कि भैया उसकी जो नीति है आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक ये मानी जाती है, ठीक है। अब अगर हम देखोगे तो आपकी जो 47वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, तो कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है, धार्मिक संस्था या नैतिक संगठन या शक्ति संरचना या सांस्कृतिक इकाई के रूप में। चलिए बताइए, आपको तो ये प्रश्नों के उत्तर आते ही हैं, बता दीजिए सर्वमान्य क्यों है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो सकता है, धार्मिक संस्था हो सकती है, या नैतिक संगठन होता है, या फिर शक्ति संरचना होता है, या सांस्कृतिक इकाई होते हैं। तो दोस्तों इसका सही कहता है शक्ति संरचना होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कि जो राजा क्या होता है, जब शक्ति संरचना ये माना है, इसका उद्देश्य क्या होता है, सुरक्षा और स्थायित्व, और साथ ही आपकी जो विचार है वो आधुनिक राज्य सिद्धांत से मेल खाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपके 48वें नंबर का प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। कौटिल्य के अनुसार दया का स्थान कहाँ है, शासन में या न्याय में या व्यक्तिगत जीवन में या नीति निर्माण में। तो बता सकते हैं दया की जब हम बात करते हैं तो आपके व्यक्तिगत जीवन में ही तो दया का क्या होगा, स्थान होगा। और वैसे तो कहीं पर दया की अगर बात करें, आपका कहीं पर सिलेक्शन हो रहा है, आप बहुत गरीब हो, तो आपका एक पॉइंट से आप रुक गए, तो मैं वहाँ पर दया थोड़ा दिखाऊंगा, ये व्यक्तिगत क्या है, जीवन का विषय है। तो कौटिल्य का भी अगर आप अवधारणा देखोगे तो व्यक्तिगत दया को स्वीकार करते हुए अगर आप देखोगे, शासन में जिस तरीके से भावुकता का हमेशा विरोधी रहा है, नीति, तर्क और हितों पर ही आधारित होने चाहिए भैया। ये नहीं कि आपको आपकी जो जज्बात हैं, जो आपकी भावनाओं पर मैं नहीं बह सकता हूँ ना, तो आपके कर्मों पर ही आधारित होगा। तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ गए हैं। 50वीं श्रृंखला तक हम यहाँ पर देखेंगे, 50 से आगे को अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कौटिल्य के अनुसार सबसे बड़ा अपराध क्या है, तो चोरी, विद्रोह या भ्रष्टाचार, ये राजविद्रोह। तो बता सकते हैं क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर सबसे बड़ा अपराध जो होता है ये राजद्रोह होता है, ठीक है। राजद्रोह राज्य की जड़ों को क्या कहता है, प्रहार करता है, ये चीज़ को ध्यान रखना है ना। और कौटिल्य इसे सबसे बड़ी गंभीर बीमारी या अपराध ये मानते हैं, क्योंकि इससे संपूर्ण जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, तो आपको ये श्रृंखला कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, बता सकते हैं, और साथ ही लाइक तो कर ही सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो कौटिल्य के राजनीति दर्शन की अंतिम कसौटी क्या है, नैतिकता, धर्म या राजहित या समानता। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, जिसे भी आता है बताइए दोस्तों। इसका जो सही उत्तर आपके सामने अगर मैं रखूं तो यह ऑप्शन गौ राजहित है होता है। तो कौटिल्य ये मानते हैं कि विशाल क्षेत्र है या फिर आपकी बड़ी सेना
भी क्या होता है, आपको अक्षम क्या मतलब अयोग्य प्रशासन के साथ राजा को नहीं बचा सकते। तो यह देखिएगा, या कहें राज्य को नहीं बचा सकते, आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, कितने भी धन धान्य क्यों नहीं हो, मगर आप में अयोग्यता है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, आपका पतन होना तय है। अगर प्रशासनिकता में अगर आपको दक्षता है तो दक्षता से क्या कर सकता है, कर संग्रह, न्याय, शिक्षा और व्यवस्था सुचारू रूप रहती है, और प्रशासन कमजोर कमजोर प्रशासन राज्य को क्या है अंदर से खोखला कर देता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस आज हित हमने बात करी। तो आपको ये श्रृंखला कैसी लगी निश्चित रूप में बताइएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।